आदाब, बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आम इंतखाबात के 3 मरहले मुकम्मल हो चुके हैं। पिछले 3 मरहलों में हमने देखा कि तमाम सियासी पार्टियों के लीडरों ने तशहीरी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। वादे किए गए हैं, यकीन दहानियां कराई गई हैं, लेकिन इस चुनाव में या पिछले 3 मरहलों में 3 फेजेज में अगर कोई चीज नजर नहीं आई तो वो असल मुद्दे और इश्यूज की बात नहीं हुई। ना रोजगार की बात हुई, ना विकास और डेवलपमेंट की बात हुई, ना नोटबंदी और जीएसटी की बात हुई। पिछले 5 सालों में सरकार ने क्या कुछ आवाम के लिए किया है, किसी मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई। आखिर इश्यूज से हटकर बात क्यों हो रही है? तमाम सियासी पार्टियों के लीडरों ने बयानबाजी की, सिर्फ सियासी बयानबाजी और हवा में बात हो रही है। आखिर गरीबी की बात क्यों नहीं हो रही है? रोजगार की बात क्यों नहीं हो रही है? तालीम और सेहत की बात क्यों नहीं हो रही है? सियासी या यूं कहा जाए कि असल मुद्दों से हटकर ही बयानबाजी क्यों हो रही है? आज प्राइम डिबेट में इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। आम इंतखाबात का दौर अब शबाब पर है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात का ही चर्चा है, लेकिन इन इंतखाबात से जो बात गायब है वो है आवाम के बुनियादी मसाइल, असल इश्यूज, बेरोजगारी, तालीम और किसानों और गरीबों के मसाइल। खासकर पहले मरहले के बाद आम इंतखाबात का रुख बहुत हद तक बदल गया है। बीजेपी और कांग्रेस से लेकर इलाकाई पार्टियों के लीडरों ने असल इश्यूज से हटकर बातें ज्यादा की हैं। इल्जामात और जवाबी इल्जामात का एक लंबा दौर चला, यहाँ तक कि कुछ लीडरों ने बदजबानी से भी गुरेज नहीं किया। पिछले 5 साल में सरकार ने क्या किया और क्या नहीं, हिसाब किताब छोड़कर इश्यूज से ध्यान भटकाने की कोशिश की गई। जो बात अली बजरंगबली से शुरू हुई वो धीरे धीरे जातियात और शख्सी हमलों तक चली गई। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने कई लीडरों के खिलाफ एक्शन जरूर लिया, लेकिन इस एक्शन का बहुत ज्यादा असर नहीं दिखा। सवाल ये उठता है कि पिछले 3 मरहलों में लीडरों ने असल मुद्दों पर बात क्यों नहीं की, और सवाल ये भी है कि इंतखाबात में बुनियादी मसाइल से हटकर बात करना क्या वाकई आवाम को भटकाना है? एयर स्ट्राइक के बाद बीजेपी सिर्फ राष्ट्रवाद के इशू पर ही बात कर रही है। अमित शाह का तो यहां तक कहना है कि मुल्क की अपोजिशन पार्टियों को राष्ट्र की परवाह नहीं है, लेकिन सरकार और लीडरान इस बात पर बात नहीं कर रहे हैं कि नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, किसानों के लिए खेती महंगी और पैदावार सस्ती होती जा रही है, इलाज पर होने वाला खर्च रोजाना बढ़ रहा है, पढ़ाई करना न सिर्फ महंगा होता जा रहा है बल्कि खास तौर पर महरूम तबकों और खवातीन के लिए मुश्किल भी बनता जा रहा है। खवातीन, महरूम तबकों, अकलियतों और आदिवासियों के हक, वकार और जिंदगी पर खतरे कहीं ज्यादा गहरे हुए हैं। लेकिन अफसोस कि अवाम के इन पेचीदा मसाइल पर हमारे लीडरों और उम्मीदवारों की नजर नहीं जाती। ऐसे में अवाम को ही दानिशमंदी का सबूत देते हुए ऐसे उम्मीदवारों को चुनना चाहिए जो रोशन मुस्तकबिल के बारे में सोचते हों, जो असल इश्यूज और बुनियादी मसाइल पर फिक्रमंद हों, और इसके लिए जमहूरियत के जश्न में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपना वोट जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। सवाल यह उठता है कि आखिर 2019 चुनाव की जो शुरुआत तरक्की, डेवलपमेंट और विकास से हुई थी, चुनाव आते आते ये तमाम दावे और वादे कहां चले गए? अब विकास या तरक्की के मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो रही है? पिछले 3 मरहलों में हमने देखा कि तरक्की, विकास, रोजगार के नाम पर कहीं कोई बयानबाजी नहीं है। बड़ी बड़ी रैलियां या सभाएं आप ले लीजिए, जल से जुलूस ले लीजिए, हर जगह पर इल्जाम और जवाबी इल्जामात किए गए, मुखालिफिन पर हमले किए गए। आखिर आवाम की बात कौन करेगा? जो आवाम इन नुमाइंदों को चुनकर पार्लियामेंट तक पहुंचाते हैं, ऐवान तक पहुंचाते हैं, उनकी बात इस चुनाव में क्यों नहीं हो रही? या पिछले 3 मरहलों में इस तरह की बयानबाजी आखिर क्यों हुई? इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे प्राइम डिबेट में। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ नवीन कुमार जी, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। निगत अब्बास हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। इनके अलावा सैयद मोहित अल्ताफ, लीडर हैं जेडीएस के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और पल्लवी शर्मा,
स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस की, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ी हुई हैं। कुछ देर में सीपीआई और समाजवादी पार्टी के लीडर भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ जाएंगे। जितने पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं न्यूज 18 उर्दू में। सबसे पहले निगत अब्बास, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा और मैं समझना चाहूंगा कि ये चुनाव 2019 का चुनाव जो बड़े जोरों शोर से शुरू हुआ था विकास, डेवलपमेंट और तरक्की के नाम पर, लेकिन पिछले 3 फेजेस में हमने देखा कि चाहे जो रैलियां हो, सभाएं हो, कहीं पर डेवलपमेंट या इश्यूज या जो बुनियादी मसले उनका जिक्र नहीं है। एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं, इल्जामात और जवाबी इल्जामात हो रहे हैं। आखिर आम लोगों की बात क्यों नहीं हो रही है, इसे कैसे समझा जाए निकट? देखिए, मुझे नहीं लगता यहां पर आम जनता की बात बीजेपी करने से कतरा रही है। मेरा यह मानना है कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है, पर वही बात अगर कांग्रेस सवाल उठाएगी तो बीजेपी का हक बनता है कि वो जवाब देंगे। रही बात रैलियों के मुद्दे की, अगर रैली की बात करें तो 2-2, 3-3 घंटे रैलियां चलती हैं, और अगर कांग्रेस और विपक्ष सिर्फ 2-2 मिनट की वही बात उठाएंगे जहां पर राष्ट्रवाद की बात हो रही है या फिर जहां पर सिर्फ जनता को अपने काम अलग तरीके से गिनाए जा रहे हैं, तो वो गलत है। क्योंकि 3-3 घंटे देखिए अगर ये बैठकर कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या बात कर रहे हैं बीजेपी की और नरेंद्र भाई मोदी जी क्या बातें कर रहे हैं, तो इन्हें समझ आएगा कि हिंदुस्तान में आज भी विकास की ही बात कर रहे हैं। देखिए, मैं मानती हूं कि 2014 में लहर थी मोदी की और इसलिए नरेंद्र भाई मोदी ने सरकार बनाई भी, लेकिन इस बार मेरा यह मानना है कि विकास हुआ है और 5 साल में भली बात निकट आप मानती है कि इन इश्यूज पर सिर्फ बीजेपी बात कर रही, बाकी और कोई बात नहीं कर रहा है? डेवलपमेंट और विकास पर सिर्फ बीजेपी बात कर रही है, बाकी जो पार्टियां हैं वो आवाम को बहका रही है। मेरा ये मानना है अबू भाई, मेरा ये मानना है कि अगर विकास की चीजें, विकास की बात, क्योंकि ये राष्ट्रवाद की भी बात नहीं करते, राष्ट्रवाद और विकास की बात विपक्ष और कांग्रेस पार्टी तब करेंगे ना जब इनके पास गिनवाने के लिए कुछ होगा। आज एनडीए की सरकार बीजेपी के पास है अपने मुद्दे गिनवाने के लिए कि उन्होंने कितनी कितनी सफलताएं हासिल करी हैं 2014 से 2019 ये सफलताएं तो रैलियों में बीजेपी के लीडर नहीं गिना रहे हैं। मैं वही कह रही हूं अबू जी, मैं वही कह रही हूं। अगर मैं भी वही कह रहा हूं कि निकट जी मैं यही कह रहा हूं कि जो 5 साल में काम किया है, कम से कम सरकार के जो लीडर हैं, जो उम्मीदवार हैं, उन्हें 5 साल का काम गिनाना चाहिए। वो कहीं उनके भाषणों में, उनकी तकरीरों में सुनने में नहीं आता है। देखिए, मैं सारे भाषण नहीं सुनती, पर जहां तक मैंने सुने हैं, अगर 90 हुए 100 हुए हैं तो मैंने 90 तो सुने ही हैं, और उसमें मैंने देखा है कि चाहे नरेंद्र मोदी जी करें, चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करें, वो भली भांति गिनवाते हैं विकास के काम, नहीं तो जनता तक बात पहुंचती ही नहीं। आप देखिए, आम जनता से जाकर पूछे, वही मैं कह रही हूं कि 2-2, 3-3 घंटे वो बोलते हैं, उसमें क्या आप ये कहेंगे कि विकास की बात हो ही नहीं रही? तो ये गलत है। 2-3 घंटे सिर्फ एक राग नहीं लपा जाता ना, बातें हो रही है, पर वही विपक्ष पल्लवी शर्मा से इसका जवाब दूंगा, लेकिन इस बीच मेरे साथ अमीर हैदर जैदी साहब, सीपीआई लीडर हैं, वो भी जुड़ गए। अमीर हैदर जैदी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल, वेलकम करते हैं। जी पल्लवी शर्मा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से निकत अब्बास जी कह रही थी कि कांग्रेस के पास कोई इशू नहीं है और कांग्रेस आवाम को भटकाने की कोशिश कर रही है। एनालिस्ट न्यूट्रल होता है, ये एनालिस्ट है या भाजपा की प्रवक्ता है? नहीं, पहले तो ये तय मेरा व्यक्तिगत विचार है, क्या वो प्रो नहीं हो सकता? मेरा व्यक्तिगत विचार है, मुझे लगता है आपको अपनी सफलताएं गिनानी चाहिए। भाजपा की प्रवक्ता बन के बैठती हैं, आज यहाँ पे ये पॉलिटिकल एनालिस्ट बन के बैठी हैं, क्योंकि एक एनालिस्ट की बात को, और अबू हुरैरा जी आपका डिबेट बहुत देखा जाता है देश भर में, एक एनालिस्ट की बात को देश की जनता एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है। लेकिन पल्लवी जी, निगत ने अपना नजरिया रख दिया है, बन के बैठ जाएंगे तो मैं निगत का जो अपना नजरिया है, निगत जी ने अपना नजरिया रखा है। अब इस पर आप अपने आप को डिफेंड करिए। पल्लवी जी, आप अपनी बात कह लीजिए। इन्होंने कहा कि कांग्रेस से बात आपके समक्ष रखती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी बात रखती हूँ, बस देश की जनता को सच्चाई पता होनी चाहिए, मैं बात रखती हूँ। देखिए, हमने जब 5 राज्यों में चुनाव हुए कुछ महीने पहले, तो बार बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने हर चुनावी रैली में 5 राज्यों में जाकर बात की अहम मुद्दों की। पहला मुद्दा था किसान, दूसरा मुद्दा था बेरोजगारी, तीसरा मुद्दा था महिलाएं, और चौथा मुद्दा था करप्शन। जो मोदी जी ने एक जुमला 2014 में फेंका था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का, उस पे से पर्दा हटाने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने राफेल के जरिए।
हमें बार बार कहा गया कि राफेल का मुद्दा ग्राउंड पर सिंक नहीं कर रहा है और कांग्रेस पार्टी को इसका लाभ नहीं होगा। फिर भी कांग्रेस पार्टी ने कहा नहीं, ये देश की जनता के लिए अहम मुद्दा है और इसके बारे में बात जरूर होनी चाहिए, क्योंकि देश की जनता का 30,000 करोड़ रुपए अंबानी जी की जेब में डाला गया है प्रधानमंत्री मोदी के जरिए। हम 5 राज्यों में से 3 राज्यों में हमने जीत हासिल की कांग्रेस पार्टी ने, और क्योंकि भाजपा किसी भी जमीनी मुद्दे की बात नहीं कर रही थी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी पे टीना टिप्पणी कर रही थी और पर्सनल महिलाओं के प्रति कांग्रेस पार्टी की जो महिलाएं हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, उन पर निजी टिप्पणी करने का काम कर रही थी। इसीलिए भाजपा 5 राज्यों में से 0 पर अपनी जीत दर्ज कर पाई, 0 खाता भी नहीं खोल पाई। वही हो रहा है अब 2019 के चुनाव में। भाजपा, मोदी जी, अमित शाह 2014 में जो भी इन्होंने वादे किए, सबका साथ सबका विकास, क्या 2019 की 1वीं रैली में आपने ये नारा सुना, सबका साथ सबका विकास? क्या मोदी जी ने अपनी 5 साल की रिपोर्ट कार्ड देश की जनता को दिखाई कि 5 साल पहले आपने मुझे बहुत सारे स्नेह और प्यार के साथ, बहुमत के साथ जिताया था और मैंने 5 सालों में आपके लिए ये काम किया? नहीं दिखा पाए क्योंकि कोई विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन पल्लवी शर्मा ऐसा तो नहीं है, अलग कट गई पल्लवी शर्मा, लेकिन ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस की तरफ से इस तरह की बयानबाजी नहीं हुई। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने क्या काम? पल्लवी शर्मा जी, ऐसा तो नहीं है कि ठीक है कांग्रेस ने विकास की बातें की, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी बयानबाजी हुई, बदजुबानी कांग्रेस की तरफ से भी हुई, चाहे वो सिद्धू हो, चाहे मणिशंकर अय्यर हो, चाहे दूसरे लीडर कांग्रेस के हो, बदजुबानी कांग्रेस की तरफ से भी हुई है। इसे भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं, अबू हुरैरा जी, कांग्रेस पार्टी में यही और भाजपा में यही फर्क है। अगर कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता कोई गलत बयानबाजी या टीका टिप्पणी करता है, कांग्रेस पार्टी उस पर कार्रवाई करती है। आप मुझे भाजपा का एक नेता बता दीजिए, एक नेता जिस पर पार्टी ने कार्रवाई। अगर आपने पल्लवी जी, अगर आपने कार्रवाई करी होती तो प्रियंका चतुर्वेदी जी को ऐसे आपकी पार्टी छोड़नी नहीं पड़ती। उन्हीं का बयान है जो 10 साल से आपकी पार्टी में थी कि उन्हें आप ही की पार्टी के गुंडे छेड़ते थे, परेशान करते थे, और जिन पर आपने कार्रवाई नहीं करी और कार्रवाई ना करने के कारण उन्हें आपकी पार्टी छोड़नी पड़ी। आप कार्रवाई की बात कर रही हैं, आप खुद महिला हैं, आप जवाब ही नहीं दूंगी। आपकी टिप्पणी का आज मैं जवाब ही नहीं दूंगी, क्योंकि आज आप एक मुखौटा पहन के बैठी हैं। मैं आपकी टिप्पणी का जवाब नहीं दूंगी। आपके पास जवाब है ही नहीं मैडम। आपके पास जवाब होता तो आप लोग बहुत पहले दे चुके होते। आपके क्या, मैं यही इल्जाम अगर भाजपा के प्रवक्ता लगाते हैं तो मैं जरूर जवाब दूंगी। यही इल्जाम अगर भाजपा के प्रवक्ता इस शो पर बैठे लगाते हैं, मैं जरूर जवाब दूंगी। ठीक है, आपलोग की मेरे ख्याल से बात हो गई, निका जी और पल्लवी जी बात हो गई, पल्लवी जी बात हो गई। मैं नवीन कुमार जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अजीज खान, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है, वो भी मेरे साथ इस बीच डिबेट में जुड़ गए। डॉक्टर अजीज, आपका भी बहुत इस्तकबाल, वेलकम करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। नवीन कुमार जी, मेरा सवाल सीधे सीधे यही, और मैं चाह रहा हूं कि सीधा सीधा जवाब भी आप दे कि विकास या डेवलपमेंट जिसे बीजेपी लेकर चली थी इस चुनाव में, पिछले 3 फेजेस में हमने देखा कि उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं है। अबू भाई, मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि मेरे आज जब मैं बैजी बोलना चलूंगा, 4 लोग हैं, जेडीएस, नहीं, निगत जी है आपके साथ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इनमें से कोई ना कोई बीच में से ना बोले जी। हाँ, मैं कोई बात नहीं, मैंने 4 ही का नाम बताया जी कि मैं अकेले मुझे जवाब देना, इन 4 का जवाब भी देता हूँ, कम से कम सुन ले, बीच में बोले ना, मुझे 10-15 सेकंड एक्स्ट्रा दे दे। मेरा ये कहना है अबू भाई कि आपने कहा कि विकास की कहीं बात नहीं हो रही। लगातार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हर रैली में बोलते, मैं गिनवाता हूं, शायद आपके माध्यम से आपके लाखों करोड़ों व्यूअर्स हैं, उनको जरूर पता चलेगा कि क्या कर रहे हैं और क्या हुआ है। जब प्रधानमंत्री देश में कहते हैं कि पिछले 10 वर्षों में, मैं 10 ही वर्ष को कहूंगा, 60 वर्ष की बात नहीं करता हूं, 10 वर्षों में यूपीए की सरकार थी जिसमें जो मेरे 4 साथी मेरे खिलाफ जो बैठे हुए हैं, भाजपा की अलग विचारधारा के, मेरे खिलाफ नहीं, भाजपा की विचारधारा के खिलाफ है, ये चारों के चारों उस सरकार का हिस्सा थे यूपीए की। उस सरकार ने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के तहत मात्र 30 लाख मकान दिए, और नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने 5 वर्ष में 1.5 करोड़ लोगों को उनके मकानों की चाबी हैंडओवर कर दी। जब नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं कि देश के अंदर 8 करोड़ से ज्यादा सुलभ शौचालय स्वच्छता अभियान के तहत बनाए गए, तो गरीबों के लिए बनाए गए। जब वो कहते हैं कि 9 करोड़ उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं के घरों में गैस के कनेक्शन दे दिए,
तो गरीब महिलाओं के लिए दिए, आपने नहीं दिए। जब वो कहते हैं वन रैंक वन पेंशन के तहत 40 वर्ष पुराना मुद्दा जो था सैनिकों की सम्मान का, सैनिकों की पेंशन का, उस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी समाप्त करके उनको दे दिया, तो उन सैनिकों का सम्मान करने के लिए दिया गया। जब कहते हैं कि 2.5 लाख बुलेट प्रूफ जैकेटें मात्र 5 वर्ष में खरीदी और यूपीए की सरकार ने 10 वर्षों में 1.5 लाख बुलेट प्रूफ जैकेटें सैनिकों के खरीदने के लिए बार बार मांग करते रहे, इन्होंने नहीं खरीदी थी। ये भी ठीक है, लेकिन नवीन जी, पी चिदम्बरम यही कहते हैं कि मोदी सरकार विकास में फेल है। भाई आप तो कांग्रेस बार बार यही इल्जाम लगाती है कि मोदी सरकार विकास में फेल है। मैं वही बता रहा हूं। पी चिदम्बरम का आज का बयान, पी चिदम्बरम का आज का बयान, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार विकास में फेल है। न किसानों की फिक्र है, न नौजवानों की फिक्र है, न रोजगार की फिक्र है सरकार को। जो आपने कहा मैं उसका भी जवाब दे देता हूं। पहले आप ही की बात का जवाब देता हूं अबू भाई। पी चिदम्बरम साहब कहते हैं कि विकास के मामले में अगर सरकार फेल है, तो मैं समझता हूं कि हमारी ऐसी फेल सरकार बहुत अच्छी है जिसने गांवों तक सड़कें पहुंचा दी, जिसने 2.5 करोड़ लोगों के घरों में जिनके बिजली का दिया नहीं टिमटिमाया था, वो बिजली के कनेक्शन लगवा दिए, उनको बिजली दे दी। 2.5 करोड़ से ज्यादा इस देश के अंदर जब फाइबर केबल गांवों के सरपंचों तक पहुंच गई, जो 97 पहुंची थी मात्र 10 वर्षों में, 2.5 करोड़ से भी ज्यादा गांवों के अंदर आपने फाइबर केबल पहुंचा दी। मैं कहता हूं गरीबों के लिए बहुत अच्छी है। अगर सरकार कहती है कि हमने गरीबों के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ बीमा दिया है, मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा क्या गरीबों के लिए दिया। अगर जहां कांग्रेस शासित राज्य है, सीपीआई शासित राज्य है, या फिर हमारे विपक्षी दलों के राज्य, इवन दिल्ली भी, मैं कहना चाहता हूं कि वहां के लोग जानना चाहते हैं कि उनको 5 लाख रुपए का हेल्थ बीमा क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं इन राज्यों ने लागू किया। जन औषधि की योजनाएं जो कि 2-3 हजार रुपए की दवाई 200 रुपए में मिलती, इन्होंने अपने राज्यों में अभी तक लागू क्यों नहीं करने दी। लोग पूछते हैं कि जनधन खाते के तहत लोगों के खातों में नवीन जी, मेरा सवाल यही है कि जब इतना काम इस सरकार ने किया है, तो आवाम के बीच में, रैलियों में, अपनी सभाओं में ये सब बातें क्यों नहीं होती हैं? वहां पर सिर्फ इल्जाम और जवाबी इल्जामात क्यों होते हैं? वहां पर मुखालिफिन पर आप अटैक क्यों करते हैं? वहां पर डेवलपमेंट की बातें क्यों नहीं हो रही हैं? ये भी, अरे वाह, क्यों नहीं बोलेंगे? अब बताइए मुझे, हम ये किसी का जवाब ना दें, क्या मायावती जी खड़े होकर के मंच पर कहती है कि मुसलमान वोट बंटना नहीं चाहिए? क्या उसका जवाब नहीं देना चाहिए? जब अखिलेश यादव के साथी आजम खान लगातार महिलाओं को अपमान करते हैं, महिलाओं के वस्त्रों के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं, तो क्या उसका जवाब नहीं देना चाहिए? क्या लिंगायत समाज को बांटने की बात करने वाली कांग्रेस, उत्तर भारतीयों को दक्षिण भारत से लड़ाने वाली कांग्रेस, उसका जवाब नहीं देना चाहिए? मुझे बताइए, क्या जब राजस्थान में 2 दिन में 10 बलात्कार होते हैं एवरेज? सुनिए पल्लवी जी, आप तो महिला हैं, आपको महिला सशक्तिकरण की बात कर रही थी, आप महिला सुरक्षा की बात कर रही थी। राजस्थान में 2 दिन में 10 महिलाओं का बलात्कार होता है, एवरेज है ये लगातार। मैं इसका जवाब डॉक्टर अजीज से ले लेता हूं। मैं इसका जवाब डॉक्टर अजीज से ले लेता हूं। आपने समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और मायावती जी की बात की है। डॉक्टर अजीज, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। नवीन जी, डॉक्टर अजीज, क्या यही कमी है कि अपोजिशन कमियां गिनाता है, जिसकी वजह से जो सत्ताधारी जो हुकूमत है, जो सरकार है, या उसके जो लीडर हैं, उन्हें मजबूरी में इस तरह के बयान देने पड़ते हैं? पहले अपोजिशन की तरफ से अखिलेश यादव, मायावती की तरफ से इस तरह के बयान दिए जाते हैं और मजबूरी में बीजेपी के लीडरों को उसके जवाब देने पड़ते हैं। क्या यही वजह है? देखिए अबू भाई, 2-3 बातें हैं। अभी मैं नवीन कुमार जी को बड़ी गंभीरता से सुन रहा था। उन्होंने 2-3 बातें बहुत कही, चर्चा कही, उज्ज्वला की बात की। अभी मैं देखिए गांव में दौरा करने गया था क्योंकि चुनाव का वक्त चल रहा है, तो मैंने देखा कि उज्ज्वला बहुत सारे लोगों को मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है, और सब मिला, लोग ले रहे हैं और लिया भी। लेकिन उसकी एक दूसरा पहलू देखें आप, इन्होंने कहा साहब फ्री में उज्ज्वला दे दिया, मैंने उज्ज्वला तो दे दिया, लेकिन उसका इनडायरेक्ट वे में पैसा जो सब्सिडी मिलता है, वो सब्सिडी हर महीने 250 रुपया काट लिया जाता है। जमीनी हकीकत देखें आप, तमाम जो इन्होंने दिए थे उज्ज्वला के स्कीम में 95% ऐसे लोग हैं जो उसको दोबारा रिफिल नहीं करवा पा रहे हैं। पहली बात। अभी फ्री कनेक्शन की बात कही इन्होंने, फ्री कनेक्शन का जो जमीनी हकीकत मैंने देखा लोगों से मिल करके, उन्होंने कहा साहब कनेक्शन तो कर दिया, लेकिन हर महीने जो कनेक्शन के चार्जेस होते हैं वो 100 रुपया उनके बिल में आ जा रहा है। देखिए सवाल, देश को गुमराह मत करिए नवीन जी, बीजेपी गुमराह न करे। आप देखिए, आज मैं पीएम जी का इंटरव्यू देख रहा था, पीएम साहब का इंटरव्यू देख रहा था और उसको एक एक्टर इंटरव्यू ले रहे थे। मैं तो यही नहीं समझ पा रहा था कि दोनों में अभिनेता कौन बेहतर है, दोनों में कौन अभिनेता बेहतर है। तो लेकिन मैंने महसूस किया कि अक्षय जी से ज्यादा बेहतर अभिनेता माननीय मोदी जी हैं।
मैंने महसूस किया इस बात को। और आज के हालात में चुनाव का वक्त चल रहा है, मोदी जी को विकास पर चर्चा करना चाहिए, लेकिन वो विकास से नहीं उतर रहे हैं, वो विकास की बात नहीं कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से चुनाव हिंदुस्तान का लड़ रहे हैं। हकीकत ये वो संकल्प पत्र 2014 का जो उन्होंने दिया था उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। हकीकत ये है कि आज मोदी जी घबराए हुए हैं। अभी वो कह रहे थे साहब कि ममता बहन हमको 2 कुर्ता भेजती हैं साहब हर साल। हम कह रहे हैं वो कुर्ता भेजती, इनका संस्कार देखिए, ये सीबीआई भेजते हैं। सवाल इस बात का है कि इनको मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा मोदी जी को कि लबों में आग, दिलों में आग, लबों पे गुलाब रखते हैं, और माननीय मोदी जी चेहरे पर 2 नकाब रखते हैं। हकीकत यह है कि साहब यही सभ्यता है। आज जिस तरीके से देश में नवीन जी, मैं 30 सेकंड दूंगा रिएक्शन के लिए। हिसाब मांग रहा है, मुझे फिर अमीर हैदर ज़ैदी साहब के पास भी आना, अल्ताफ साहब वेट कर रहे हैं। सर नवीन जी 30 सेकंड से ज्यादा नहीं, किसान हिसाब मांग रहा है। ठीक है नवीन जी 30 सेकंड। इतने बड़े एक्टर से पैसा देकर इमेज बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इमेज बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। संस्कार बता रहे हो कि अगर कोई कुर्ता भेजे, कपड़ा भेजे सम्मान के तौर पे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या वो अगर भ्रष्टाचार करे तो आप सीबीआई भेजेंगे? या 2 कुर्ता कोई भेजे, कोई सामान भेजे, अगर भेजता है तो ये कहे तुम भ्रष्टाचार की खुली छूट मिल गई। अरे भ्रष्टाचार जा रहा है, अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा, कोई भी हो, परिवार के लोग आज भी नरेंद्र भाई मोदी के देखोगे गरीब के गरीब है, उसी सम्मान से रहते जैसे पहले रहते थे। कांग्रेस सपा बसपा और उनके लोग, उनका चपरासी भी नेता का आज करोड़पति है। इतना अंतर है नरेंद्र भाई मोदी के संस्कारों में और आपके संस्कारों में। आप संस्कारों की बात कर रहे हैं, कुछ तो सोचिए आप क्या कहना चाहते हैं। आप भ्रष्टाचारी जो भी होगा जेल जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से जवाब आपका जवाब हो गया। अडवाणी जी को जिस प्रकार आपने लाल कृष्ण अडवाणी जी और मुरली मनोहर जी का पत्ता काटा है पार्टी से, आपके चाल चरित्र की परिभाषा वहीं से पता चल जाती है देश को। ठीक है, अरे मेरी पार्टी की चिंता मत करो, अपना बताओ। शकील अहमद मुस्लिम चेहरा निकाल करके बाहर कर दिया, जूता मार करके। आपने कहा कि मुसलमानों की जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा है। हमारे को पार्टी का नेता बताइए इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा है क्या? नहीं, देखिए आपके यहाँ भी शहनवाज हुसैन को आपके यहाँ भी मायूसी हुई है नवीन कुमार जी, ऐसा नहीं है? शहनवाज जी को भी आपके यहाँ मायूसी हुई है? पार्टी के बारे वक्ता है, मुझे बताइए शहनवाज जी ने पार्टी के खिलाफ जाकर के चुनाव लड़ रहे इंडिपेंडेंट, आप उनको शकील अहमद जी के साथ तोड़ रहे हो? इनकी पार्टी का संस्कार है, हमारी पार्टी का संस्कार है। हमारी पार्टी में कार्यकर्ता चुनाव लड़ता सेवा करने के लिए आता है, आपके मलाई खाने के लिए नहीं है। क्योंकि आपकी पार्टी, आप भी जानते हैं। अरे मुसलमान शकील अहमद कौन है? शकील अहमद कौन है? मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, कौन है? आपका बचपन से जन्म से कांग्रेस ये जन्मजात, और आपने उसे निकाल करके बाहर फेंक दिया। आपको लालू यादव जैसे लोग पसंद अमीर हैदर ज़ैदी साहब, जेल के अंदर खड़े लोगों को चारा खाने पे। अमीर हैदर ज़ैदी साहब, मैं तो ये सोच रहा था कि 3 फेजेस हो गए, 3 मरहले चुनाव के हो गए, वहां पर विकास की बात, डेवलपमेंट की नहीं हुई। लेकिन आज यहां हम डिबेट में बैठेंगे तो गरीबों के बारे में सोचेंगे, जो बेरोजगार है उनके बारे में सोचेंगे कि कुछ उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं तो देख रहा हूं कि इस चुनाव में जो मेन इशू है, जो बुनियादी मसाइल हैं, उन पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है, कोई बात ही नहीं हो रही है। और सच्चाई भी नवीन जी ने बताई कि दूसरी पार्टियों के या अपोजिशन के लीडर पहले बयान देते हैं और उसके बाद मजबूरी में इस तरह के बयान देने पड़ते हैं। क्या यह तर्क सही है अमीर हैदर ज़ैदी साहब? अबू हुरैरा भाई, बीजेपी तो बड़ी मासूम पार्टी है। इसके नेता कहते हैं कि विपक्षी पार्टी के नेता के पेट पर बम बांधकर और इसे हेलीकॉप्टर से दूसरे मुल्क में फेंक दिया जाए, ये तो बड़ा अच्छा बयान है। राष्ट्रवाद का मतलब प्रज्ञा ठाकुर होगा, ये भी पूरा देश जानता है। ये इनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। मोदी जी की रैली में जो नहीं जाएगा वो राष्ट्रद्रोही है, ये गिरिराज कहते हैं, ये भी इनका बहुत अच्छा बयान है। हेमंत करकरे को शराब से इन्होंने मार दिया और हेमंत करकरे देशद्रोही हो गए, ये भी एक बेहतरीन बयान है। ये भी इनका एक चरित्र निकल के सामने आया। मुझे वोट दो वरना मैं शराब दे दूंगा, साक्षी महाराज कहते हैं, ये भी बहुत बढ़िया बयान है। मुसलमानों हमें वोट दो वरना हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, मेनका गांधी कहती हैं, ये भी इनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। बहरहाल ये तो इनके अपने हैं। जनधन योजना का मतलब है गरीबों का पैसा लूट के अडानी को दे दो, ये इनकी योजना है। उज्ज्वला योजना का मतलब पेट्रोलियम पदार्थों के प्रोडक्ट को किस्तों पर बेचना है ब्याज सहित, ये उज्ज्वला योजना है। ये पूरा देश जानता है। मैं तो सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं, अगर कोई कैंसर पीड़ित आखिरी स्टेज में हो, जिसे डॉक्टर ने कह दिया हो कि तुम्हारा कैंसर ये आखिरी स्टेज में है, और उसका फिर गौमूत्र से इलाज हो जा,
मैं उस डॉक्टर का नाम जानना चाहता हूं नवीन साहब से, वो डॉक्टर कौन है, क्योंकि सारे मेडिकल सारे संस्थान को हम बंद करा देंगे और इस डॉक्टर को कम से कम एक पुरस्कार मिलना चाहिए जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा या दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो कैंसर के अंतिम चरण को गौमूत्र से ठीक करता है। एक आतंकवादी का कैंसर जो अंतिम चरण में था वो ठीक हो गया भाई गौमूत्र से। तो ये देश जानना चाहता है वो कौन सी गाय का मूत्र पिया है इस आतंकवादी साध्वी प्रज्ञा ने, इसका ये जवाब देश जानना दूं मैं। चाहता अब है। हाँ सुन लीजिए, जवाब दे दूंगा। ठीक है जल्द- नवीन सुन लीजिए, अभी और बता रहा हूं। मुझे अल्ताफ साहब के पास जाना, मसला बहुत देर ये- से वेट कर रहे हैं जी। मैं- नवीन जी सुन लीजिए, रुपया पोलियो ग्रस्त हो गया है, ये देश को ये बताना नहीं चाहते। आप जल्दी साहब पकौड़ा योजना ठीक है, इन्होंने ठीक जो है, देश जैदी को साहब, बताई जैदी साहब ये अपना उसको जवाब ले वोट लीजिए। मांगना मैं नहीं फिर आता हूं चाहते। ब्रेक के बाद। जी नवीन जी। जी अरे नवीन जी। जुमलाबाजी छोड़ दीजिए। आपने जो गंभीर नहीं बात नहीं, कही है, किसानों को जी, जो जी, मजबूत रुपया है जंतर मंतर पर आपने बैठ के अभी वो भी कहा बता कि दीजिए। आतंकवादी मैं बिल्कुल। अरे सुनिए जैदी साहब, क्या मैं आपको कहूं यहां पर कि आप आतंकवादी बनकर के यहां भाषण दे रहे नहीं, हैं? साध्वी प्रज्ञा क्या को है? आतंकवाद घोषित हाफिज हो गया। सईद अगर वो लश्कर आतंकवादी तोयबा बनाने का के लिए कांग्रेस ने प्रमुख है, साध्वी प्रज्ञा को हाफिज सईद अगर लश्कर तोयबा का प्रमुख है, तो अजय ने भारत की प्रमुख साध्वी प्रज्ञा है और अभी ने भारत का ये सर्टिफाइड हिंदुस्तान है कि वो एक देखिए, मैं इसी बयानबाजी से कम से कम देश में आज ये जाना नवीन साहब जो हमने इशू रखा यही है कि इस तरह की बयानबाजी आखिर क्यों हो रही है? विकास या डेवलपमेंट पर चर्चा न होकर इस तरह की बयानबाजी क्यों हो रही है? क्यों बोल रहे हैं इस तरह की फिर वही बयानबाजी, आप इस सार्थक फिर वही बयानबाजी। यहां पर किसी महिला को आतंकवादी बता रहे हैं आप? गरीबों को इस तरह की क्यों बयानबाजी नहीं नहीं चाहिए, बता रहा, बेरोजगार को इस तरह की बयानबाजी नहीं चाहिए। दूसरी बात जैदी साहब, इस देश में पॉलिटिकल कोर्ट ने कहा है कि पक्ष में पहली बार गई है 10 वर्षों में, कोर्ट वो ने कहा है कि पोलियोग्रस्त कोर्ट हो गई डिटेल है। चाहिए। इस देश की ये वो कोर्ट ने पॉलिटिकल कहा। पार्टी ठीक है, मैं जिन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया, मुल्क राजधर्म, अल्ताफ साहब के पास वो जाऊंगा, political जेडीएस से पार्टी लीडर हैं आज जो अल्ताफ साहब। हमारा अल्ताफ साहब देश की बहुत देर से आप ऊपर वेट कर रहे हैं। अल्ताफ साहब, हमने देखा कि पूरे इंडिया में तो इस तरह की बयानबाजी इस बार चले, लेकिन मैंने देखा कि साउथ पर भी इस बार साउथ की जो रियासतें हैं, जो स्टेट है, वहां पर भी इस तरह की बयानबाजी हो रही है और कर्नाटक भी उससे अछूता नहीं है। इस बार यहां पर भी डेवलपमेंट या तरक्की के इश्यूज पर बात नहीं हो रही, यहां पर भी बेतुकी बयानबाजी देखने को मिली। अबू साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। कर्नाटक के अंदर जो साउथ का जो इलेक्शन है, यहाँ पे 2 फेज खत्म हो गए। यहाँ पे कल हमारा दूसरा फेज था यहाँ पे, और यहाँ पे जो मुद्दा जो लड़ा गया था भाजपा और कांग्रेस और हमारी जेडीएस पार्टी के, जो हमारी कांग्रेस और जेडीएस की जो अलायंस है, हमने डेवलपमेंट और बीजेपी का जो डेवलपमेंट नहीं किया, उस मुद्दे पे हमने इलेक्शन लड़ा। यहाँ पे आप जैसे कह रहे हैं कि बीजेपी ने डेवलपमेंट की बात नहीं की क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं था। 5 साल से 2014 से लेकर 2019 तक भी जो बीजेपी ने वादा किया था नरेंद्र मोदी साहब ने, वो वादे पूरे नहीं किए गए थे। यहाँ पे कर्नाटक के अंदर सरकार तो यहाँ आपकी पे जो वहाँ पे अलायंस गवर्नमेंट है जेडीएस और कांग्रेस की, बीजेपी पार्टी ने हमारे कांग्रेस नेता और जेडीएस नेताओं के ऊपर आईटी रेड कराने का, ईडी कराने का, ईटी रेड कराने का, ये सारे रेड कराने में ये लोग है ना अपना काम कर रहे थे। यहाँ पे जेडीएस और कांग्रेस पार्टी ने जब सरकार बनाई तो किसानों का जो 48,000 करोड़ का जो नहीं, अल्ताफ साहब देखिए, जेडीएस की तरफ से भी कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी हुई, सिर्फ बीजेपी पर इल्जाम मत लगाइए। कुमारस्वामी ने भी बयानबाजी की। देखिए अबू साहब, कुमारस्वामी साहब, कांग्रेस और जेडीएस पिछले एक महीने में बीजेपी बयानबाजी किया, उसका जवाब देने के लिए जेडीएस और कांग्रेस ने बयानबाजी की। यहाँ पे जो रियलिटी, यहाँ पे जो ग्राउंड, यहाँ पे नवीन कुमार साहब, मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी बीजेपी का सफाया हो गया है यहाँ पे, और बीजेपी की झूठी सरकार जो सेंट्रल में बैठी है, सब जानते हैं उसको सफाया कांग्रेस के साथ आपने कांग्रेस को गालियां देते रहे, उसके समर्थन से सरकार बना करके कांग्रेस की कठपुतली के नाम पर आपका चीफ मिनिस्टर दोनों दोनों सेक्युलर पार्टी मिलकर यहाँ पे सरकार बनाई है कुमारस्वामी के नेतृत्व में। येडियुरप्पा जो करप्शन के मामले के अंदर येडियुरप्पा जेल जा चुके थे, और जितने भी बीजेपी के यहाँ के नेता हैं, उन्होंने कभी भी डेवलपमेंट की बात नहीं। और संविधान को बदलाने के लिए आप ही के नेता, संविधान को बदलाने के लिए उनके बारे में भी कुछ बोल दीजिए। अनंत कुमार हेगड़े ने संविधान बदलाने के लिए
बाबा साहब अम्बेडकर ठीक है, मुझे कॉमर्शियल ब्रेक पर जाना है, टाइम अभी इजाजत नहीं दे रहा, मुझे कॉमर्शियल ब्रेक पर जाना है। अल्ताफ साहब, ब्रेक के बाद आएंगे तो हम जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की सियासी बयानबाजी इस चुनाव में देखी जा रही है, इसमें सत्ता जो इख्तिदार में पार्टी है वो कितनी जिम्मेदार है या अपोजिशन इसके लिए कितना जिम्मेदार है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो प्राइम डिबेट में आज हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर चुनाव में असल इश्यूज पर या मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो रही और क्या असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सियासी बयानबाजी सिर्फ की जा रही चुनाव में। इसी इश्यू पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपको बताते चलें कि आज हमने नेता ऐप के जरिए जो सवाल किया है, जो सर्वे कराया है, सवाल क्या है वो सवाल हमारा यही, आपके टीवी स्क्रीन पर भी आ रहा है। हमारा सवाल था इस सर्वे में कि क्या पार्टियां तीसरे मरहले के बाद, थर्ड फेज के बाद अपना एजेंडा चेंज कर लेंगी, अपना एजेंडा बदल लेंगी, क्योंकि 3 मरहले अब हो चुके हैं, क्या उसके बाद पार्टियां अपने एजेंडे को बदलेंगी। हमारा यह सवाल था जिसका सर्वे भी आ चुका है, जवाब भी आ चुका है। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 49.96% लोगों ने कहा कि हां, सियासी पार्टियां अपना एजेंडा बदलेंगी 3 मरहलों के बाद, थर्ड फेज के बाद, और 50.04% लोगों ने कहा कि नहीं, पार्टियां अपना एजेंडा नहीं बदलेंगी, यानी 49.96% लोगों ने कहा कि हां, एजेंडा बदला जा सकता है, जबकि 50.40% लोगों ने कहा कि एजेंडे में कोई तब्दीली पार्टियों की नहीं आएगी। इसी पर हम बात करेंगे। मैं निगत जी आपके पास ही आना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से हमने जो आज सवाल दिया था नेता ऐप के जरिए, जो सर्वे कराया था, जो हमारा सवाल था, इसी से मुतालिक मेरा सवाल है, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा जिस तरह से भोपाल में साध्वी प्रज्ञा को इंट्रोड्यूस कराया गया, उन्हें मैदान में उतारा गया है, और अब यह कहा जाने लगा है कि बीजेपी अपना चुनावी एजेंडा बदल रही है, कहीं ना कहीं उसकी नजर अब पोलराइजेशन की तरफ है। आपको क्या लगता है निगत जी? देखिए, पोलराइजेशन की बात क्यों करते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। साध्वी प्रज्ञा जी कहां से बीच में आ जाती हैं? साध्वी प्रज्ञा जी को बैठे बिठाए हम किसी की आइडेंटिटी नेशनल टेलीविजन पर हैरेस कर रहे हैं, वो गलत है। वो इसलिए मैं कहूंगी क्योंकि जब तक कि कोर्ट किसी को गलत ना साबित कर दे, वो इनोसेंट होता है, जब तक कि वो कोर्ट से गिल्टी ना आ जाए, वो वर्डिक्ट की जरूरत रहती है। क्योंकि ऐसे तो बहुत केसेस राहुल गांधी जी पे भी, सोनिया गांधी जी पे भी चल रहा है, वो बेल पर बाहर हैं, पर हम उन्हें नहीं कह सकते ना कि उन्होंने वाकई चोरी करी थी, जब तक कि कोर्ट ना कह दे। तो ये हर चैनल पे आकर कांग्रेस ये कहे कि नहीं, पोलराइजेशन हो रहा है, कम्युनलिज्म हो रहा है, तो वो गलत है। पोलराइजेशन और कम्युनलिज्म कौन कर रहा है? सवाल इस वजह से उठता है, निगत जी, ये सवाल इस वजह से उठता है कि शायद आजादी के बाद कोई ऐसी पार्टी होगी जो ऐसे शख्स को जिसने उम्मीदवार बनाया है, जिस पर टेरर का मुकदमा चल रहा है, इस वजह से सवाल उठता है। देखिए, वो सवाल उठा रहे हैं, जायज है, लेकिन आज ही आया है कि इस इलेक्शन कमीशन ने वो बात भी उनकी खारिज कर दी, जो उन्होंने अर्जी डाली थी वो खारिज हो चुकी है। तो मेरा मानना है कि हम और आप ये बैठकर तय नहीं करेंगे, हमसे बेटर डिपार्टमेंट से इलेक्शन कमीशन वो देख रहा है। अगर उन्होंने खारिज करी है उनकी वो अर्जी, तो वो तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सवाल उठा दिया गया है। वो चुनाव लड़ सकती है। पोलराइजेशन कौन कर रहा है? सिद्धू जी जाकर कटोरा लेके भीख मांग रहे मुसलमानों से कि 64%। बिल्कुल, इसमें देखिए दो राय नहीं, ये तो इलेक्शन कमिशन को तय करना था और उसने ग्रीन सिग्नल दे दिया। लेकिन नवीन जी यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या जिस तरह से पिछले दिनों कांग्रेस ने भी कहा कि क्या लीडर नहीं मिल रहे थे, क्या उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे, कि साध्वी प्रज्ञा को मैदान में लाना पड़ा, मजबूरी में क्या लाना पड़ा साध्वी प्रज्ञा को मैदान में बीजेपी को? पहले अबू भाई, पहली बात तो ये है कि साध्वी प्रज्ञा जी के ऊपर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। एक ही आरोप है ना, एक ही मुकदमा, जिसको कि जो इन्होंने भगवा आतंकवाद, सेफ्रन टेररिज्म, हिंदू आतंकवाद, जो कांग्रेस ने एक नैरेटिव पैदा किया था और झूठ बनाया था। और इसकी बात की खुद उच्च जांच कमेटी, जो जांच कमेटी थी, उसके एक सीनियर अफसर ने कोर्ट में एफिडेविट दिया है, किसी और ने नहीं दिया। एटीएस के सीनियर अफसर ने कोर्ट में एफिडेविट देख करके बताया किस प्रकार से इन्होंने कहा। दूसरा, भावेश पटेल वो व्यक्ति जो आचार्य प्रमोद कृष्णम एलियस प्रमोद त्यागी, जो कांग्रेस के नेता हैं, जो चुनाव भी लड़ रहे हैं, लखनऊ से पहले भी लड़ते रहे हैं, उनके घर पर वो 1.5 साल तक रहा। एनआईए का अफसर उसको जाकर के मोटिवेट करता रहा। सुशील कुमार सिंधे, पी चिदम्बरम, आरपीएन सिंह, श्री प्रकाश जायसवाल, ये सब लोग, दिग्विजय सिंह, उससे लगातार मिलते रहे और उसको ब्रीफ करते रहे, उसको मोटिवेट करते रहे कि भगवा आतंकवाद के फेवर में वो बयान दे। उसने ये बात कोर्ट में एफिडेविट करके नवीन जी एक चीज और साफ कर देना चाहता हूँ। नवीन जी एक चीज, दूसरी बात, मैं पल्लवी जी मैं आ रहा हूँ, पल्लवी शर्मा मैं आ रहा
गृह मंत्री, दूसरी बात आपने एक सवाल किया था, एक सेकंड 10 सेकंड दीजिए, इन्होंने खुद अरे वो आरपीएन सिंह बोल रहा हूं मैं, कांग्रेस के नेता हैं आरपीएन सिंह। भाई कान खोल के सुना करो, थोड़ा कान का पर्दा खोलिए। आरपीएन सिंह आपके नेता है। अरे क्या जानकारी है पल्लवी जी, आपके कांग्रेस के नेता है, चुनाव लड़ रहे हैं आपकी कांग्रेस की पार्टी से। कान खोल करके सुनिए, आरपीएन सिंह आपके, चलो आप सुन लीजिए, फिर दोबारा सुनाता हूं। कुछ जानकारी नहीं है, बताओ। अरे कितनी परेशान हो गई हैं आप। आरपीएन सिंह कांग्रेस के नेता भी चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी सरकार में मंत्री थे। शर्म करिए। सुनिए मैंने क्या कहा। दूसरी बात, आपने कहा कि अभी किसी आदमी को जिस पे मुकदमा दर्ज है उसको कांग्रेस से लड़ाया। डाकू दडुआ डकैत सैकड़ों मुकदमे दर्ज, सजा याफ्ता उसके भाई को कांग्रेस ने अभी टिकट दी है और वह प्रियंका गांधी वोटरा के साथ खड़े होकर के फोटो खिंचवा रहा है। दूसरा नाम सुनिए, चाहे मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, या फिर शहाबुद्दीन हो, ये तस्लीमुद्दीन हो, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनपे सैकड़ों मुकदमे हैं और जेल के अंदर से बैठकर। ठीक है पल्लवी शर्मा, इसका जवाब दे रही है। गठबंधन जो है, ठीक है नवीन जी, बसपा का, सपा का, कांग्रेस का, ये उसको सपोर्ट कर रहा है। भी इन्होंने प्रत्याशी भी बनाया, लोकसभा चुनाव भी जितवाया, तो उन पर भी तो केसेस थे। आज तो क्या जेल में इस तरह से अगर निगम जी इस तरह से बात करेंगे तो पूरी एक लंबी लिस्ट है सारी पार्टियों में। इसके लिए सारी पार्टियां जिम्मेदार हैं, किसी एक पार्टी को जिम्मेदार निगम जी नहीं बनाया जा सकता है। पूरी एक लंबी लिस्ट है, मेरे ख्याल से डिबेट भी खत्म हो जाएगा अगर नाम गिनवाऊंगा। बहुत लंबी लिस्ट है। पल्लवी शर्मा, मैं आपके पास आऊंगा। मेरा सवाल यही है कि जब इलेक्शन कमीशन को कोई एतराज नहीं है, बीजेपी को कोई एतराज नहीं है, तो साध्वी प्रज्ञा पर अपोजिशन को एतराज क्यों है? ना देखिए अबू हुरैरा जी, आज सत्य ये है कि प्रज्ञा ठाकुर एक संभावित आतंकवादी है, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट नहीं दी। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। यूएपीए जैसे संगीन कानून के तहत अभी भी उन पर मुकदमा चल रहा है। उन्होंने अपने बेल और उसमें एप्लीकेशन में लिखा, मुझे कैंसर है, मैं चल नहीं पा रही, मुझे बेल दिया जाए। इलेक्शन कैंपेन के लिए वो बिल्कुल स्वस्थ है, जेल में रहने के लिए वो अस्वस्थ है। तो एक संभावित आतंकवादी को जब भाजपा टिकट देती है, एक ऐसे लोकतंत्र में, भाजपा तो छाती पीट कर कहती थी, कुछ दिन पहले नवीन जी इनके प्रवक्ता हर शो में कह रहे होते थे, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे पास 10 करोड़ कार्यकर्ता है, 10 करोड़ भाजपा के कार्यकर्ता है। तो 10 करोड़ में से इनको एक भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं मिला जिसको ये टिकट दे सकते। इन्होंने एक संभावित आतंकवादी को टिकट देना ज्यादा जरूरी समझा। दूसरी बात, हिंदू आतंकवादी आज देश का किसान, आज हिंदू आतंकवादी बता रही है आपके चैनल पर, बोल रहे हैं, मैंने आपके बीच में नहीं बोला हिंदू आतंकवादी का शब्द सिंह ने कैसे कहा? पल्लवी शर्मा, संभावित आतंकवादी, मैंने कहा जिनको आपने अपनी पार्टी में मंत्री बनाया और ठीक है पल्लवी जी, क्या बात करती हैं आप? ठीक है, मैं डॉक्टर अजीज आपके पास आऊंगा। डॉक्टर अजीज, मैं इसी इशू पर आ रहा हूं। डॉक्टर अजीज, पिछले दिनों अखिलेश यादव ने कहा कि 3 जो फेजेस के चुनाव हुए इसमें एनडीए और बीजेपी खासतौर से पिछड़ रही है, वो घबराहट की शिकार है, जिसकी वजह से अब वो साध्वी प्रज्ञा को लेकर आई है और जो उसका एजेंडा है वो बदल रहा है। क्या सच्चाई यही है जो अखिलेश यादव बता रहे हैं? देखिए अबू भाई कि बीजेपी का जो चेहरा है वो उजागर हो गया आतंकवादी गतिविधि पर, जो इसका जीरो टॉलरेंस था। जीरो टॉलरेंस, ये कहते थे जीरो टॉलरेंस। आज आप देखिए कि संसद में, यानी एक बड़े पंचायत घर में, जो देश का सबसे बड़ा पंचायत घर है, उसमें एक ऐसे शख्स को बीजेपी भेजना चाहती है जिसके ऊपर चार्जेस हैं एक्ट ऑफ टेरर, कॉन्स्पिरेसी ऑफ टेरर और मर्डर जैसे तमाम संगीन चार्जेज हैं, जिसके ऊपर ऐसे शख्स को इतने बड़े पंचायत घर में भेजना चाहती। इसके बाद कैंडिडेट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, लोकसभा में, अरे भाई बात सुनिए नवीन जी, दूसरी बात, ऐसा कोई एग्जाम्पल बताएं नवीन जी कि देश के संसद में कोई ऐसा सांसद है जिसके पास इस तरीके के चार्जेस हैं? कोई संसद ऐसा है जिसके ऊपर ऐसे कोई चार्जेस हैं? ये नवीन जी बताएं। अब तक ऐसा इतिहास में रहा है या भविष्य में ऐसा होगा? अब ये कर रहे हैं तो हो भी जाएगा। अरे मौका दीजिए। देखिए इनके पास चुनाव लड़ने के लिए कुछ बचा नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए कुछ नहीं बचा। अरे भाई जीएसटी पे चुनाव लड़ो,
नोटबंदी पे 48 चुनाव मुकदमे। लड़ो। अब आप इतने नीचे आ गए कि अब आप DSP जिसके पास मोहम्मद जी इतने कहाँ चार्जेज गए? हो उनको 48 आप लेकर मुकदमे के केवल आप आपके उनको आप राष्ट्रीय कैंडिडेट नेता बना पर। रहे हैं। अरे भाई बहुत दुख है नवीन जी, और प्रसादी नवीन प्रज्ञा पर जी एक इतने झूठा चार्जेस मुकदमा जिसके ऊपर हिंदू हो आतंकवादी उसको आप होने कैंडिडेट का आपकी यूपीए सरकार अरे ने भाई बनाया। आपके पास कैंडिडेट नहीं है, आप अननेसेसरी हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। टेरर होता है, हिंदू तो होता है, क्यों घबरा रहे मुसलमान हैं होता उससे? है, टेरर क्यों होता है। मिला रहे हो? हम कहना चाहते हैं क्योंकि अरे आपने भाई बात अन्याय सुनिए किया आप, था, आपने पाप किया था, देखिए आप कर रहे हैं। आपके पास कुछ नहीं दूसरी बचा तरफ है, की राजनीति के लिए आपके क्या ठाकुर पास लाए हैं ये? चुनाव में बताने के लिए कुछ नहीं है, चुनाव में बताने के लिए कुछ नहीं है। यही रास्ता आपके पास है, शॉर्टकट और रास्ता आप- है। आप- मेरे इधर जैदी साहब, अपना लिया। जैदी साहब, शॉर्टकट रास्ता ठीक है। तो इसी रास्ते बताने से के लिए इसी आपके रास्ते पास से आपके दो पास सीटों ठीक है नवीन जी, पहुंचे हैं। अजीज साहब, डॉक्टर अजीज, आपके साथ बताने के लिए ठीक है भाई बताने मैं के लिए कुछ जैदी है साहब के नहीं। पास जाऊंगा। अमीर हैदर जैदी साहब, अमीर हैदर अरे भाई जैदी साहब, नोटबंदी पे मेरे ख्याल से मास्टर स्ट्रोक कोई का पार्टी से मास्टर अछूती स्ट्रोक नहीं है का जहां पर माहौल, दागी कैंडिडेट्स ना हो, मास्टर जहां पर स्ट्रोक का ऐसे माहौल उम्मीदवार ना हो नोटबंदी जिनके पर। ऊपर 2-4 मुकदमे ना चलते हो। सारी पार्टियां एक तरह से दागी हैं, लेकिन फिर भी अब इसे क्या समझा जाए कि पार्टियों की मजबूरी है या इसके पीछे क्या कुछ दलील दी जाए, क्या कुछ इसका मतलब निकाला जाए कि हर पार्टी की मजबूरी है इस तरह के उम्मीदवार लाना। अब अगर बीजेपी एक साध्वी प्रज्ञा को लेकर आ गई तो अमीर हैदर जैदी साहब इस पर हंगामा क्यों है? नहीं सर, हंगामा कौन कर रहा है? इसमें भी इतिहास बीजेपी का, ये एक कैंडिडेट लड़ा है इनका केरल से जिसपे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के 244 मुकदमे हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट उठा के देख लीजिए किस कैंडिडेट के ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये भी झूठ बोल बीजेपी रहे का हो एक आप। कैंडिडेट है उसमें से जिसपे 244 मुकदमे सबरीमाला के दर्ज किए, झूठ बोले। 242 मुकदमे सबरीमाला के दर्ज किए। सुन जैदी लीजिए, साहब, सुन आपकी लीजिए, सरकार सुन ने लीजिए। सुन लीजिए, सबरीमाला करवा में आप धर्म का बचाव आप करते हुए सुनेंगे। आपने उस व्यक्ति के खिलाफ 242 मुकदमे दर्ज कर दिए। चलिए आप ये तो मान लिए कि 242 मुकदमे उनके ऊपर है। मैं 2 ज्यादा बोल रहा था, 244 नहीं है, 242 है। तो क्या किया वो धर्म सुन को लीजिए, बचा रहा था, गुजरे हुए, सबरीमाला में अब खड़ा सुन था, धर्म लीजिए। को बचा रहा था और आप अन्याय कर रहे अरे थे। सुन लीजिए, आप सुन ही की लीजिए, सरकार सुन है वहां। लीजिए। हाँ, वो साध्वी प्रज्ञा भी धर्म को बचा रही थी। गुजरे हुए वक्त का बीता हुआ तराना है, गुजरे हुए बिल्कुल, वक्त का साध्वी प्रज्ञा बीता पर भी हुआ आप ही तराना यूपीए है। थे। 2014 में गंगा का बेटा साध्वी था। प्रज्ञा पर अब भगवा आतंकवाद का नैरेटिव पैदा किया गया। 2014 में उस महिला गंगा को का बेटा क्रूरता से था। मारा गया। अब देश उसको देश देश आपने देश। उसके अब साथ सुन अन्याय लीजिए। किया। 2014 महिला के साथ में अन्याय गंगा- किया लगी आपको। भगवा अरे भाई, अभी रैना साहब ने चुप कीजिए भैया पहले। जी जोशी ने ठीक है। स्वयं चिट्ठी लिखकर बोला कि हमें प्रज्ञा ठाकुर अबू जैसे रैना लोगों साहब से पहले इन्हें चुप कीजिए प्रज्ञा थोड़ा ठीक है, ठाकुर ठीक है, जैसे पल्लवी, लोगों से थोड़ा सा भेजी जैदी साहब को जा सुन रही लेते है। हैं। 10 साल तक आपने नवीन जी, नवीन जी, नवीन जी, नवीन जी, मिलने नहीं दिया। नवीन जी 30 सेकंड खामोश रहिए, जैदी साहब को सुन लेते भैया हैं। जी जोशी ने स्वयं नवीन जी, चिट्ठी लिखकर कहा था कि नवीन प्रज्ञा कुमार, ठाकुर को ठीक है, जैदी साहब जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। उनका जवाब दे रहा हूं। मैं आ रहा हूं, पल्लवी शर्मा आ रहा हूं। नवीन जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं, अल्ताफ साहब वेट कर रहे हैं जी। 30 सेकंड और है जी। मोदी जी, अबू रहरा भाई 2014 में मोदी जी ने ये कहा था अबू रहरा साहब, 2014 में कि मैं हमारा अल्ताफ पे आ रहा रुपया हूं। पतला होता चला जा आपको रहा बता है। दूं, जी अबू रहरा जी 2014 में मोदी जी ने कहा था कि हमारा रुपया पतला होता चला जा रहा है, लेकिन आज तो पोलियो ग्रस्त हो गया है। आप बात उस पर होनी चाहिए। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि ये नवीन साहब का एक परेशानी ये अरे है तो आप कि ये चैनल उर्दू को लिख नाम करके के दे देते, किस पे बात होनी आतंकवादियों। चाहिए? आज जिस पे बात हो रही है, इस पे जवाब नहीं है ना पहले आपके पास। चुप करो आप भाई, ये दूसरे पे कर साध्वी लीजिए। प्रज्ञा जैसे आप इकोनॉमी बोल पे कर रहे लीजिए, मैं हैं। इकोनॉमी मुझे पे मालूम है कर आप पे लीजिए। साध्वी प्रज्ञा आ गई है, मुझे मालूम है। आज राष्ट्रवाद का साध्वी मतलब प्रज्ञा साध्वी भी प्रज्ञा हिंदू है, है राष्ट्रभक्त और भी हूँ। राष्ट्रद्रोही का मतलब हेमंत करकरे है, और मैं आपको हेमंत रुपया करकरे होगी। हूं, मैं हेमंत करकरे आपको हूं। तो राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास, राष्ट्रवाद इससे का तीनों से मतलब पीड़ा है। साध्वी प्रज्ञा, आपको तो इस बात की भी पीड़ा है राष्ट्रद्रोह का कि मतलब पाकिस्तान हेमंत आतंकवादी करकरे मारे क्यों? और जब मैं से हेमंत सर्जिकल करकरे स्ट्राइक हूं। किया, जब से सुन बालाकोट लीजिए, किया, तब से राष्ट्रवाद पीड़ित का हो गया पूरा मतलब विकास। साध्वी प्रज्ञा, क्या बात हो गई? राष्ट्रद्रोह पूरा का पीड़ित हो मतलब गया। हेमंत करकरे, और मैं हेमंत ठीक है। करकरे हूं। ठीक है, मैं और अल्ताफ साहब के पास हेमंत जाऊंगा। अल्ताफ साहब, जिस समय दिग्विजय मोहित सिंह अल्ताफ ने साहब, बोला लेकिन नहीं, लिखा आपको ये अपनी किताब बताऊं, में अल्ताफ कि साहब, पाकिस्तान अल्ताफ साहब, जो अरे जो आपके जो किसने इश्यूज क्या हैं, लिखा वो सुन लीजिए। इश्यूज पर जय तो कोई जय बोलना ही नहीं खत्म चाहता है। हो जो गया, लोगों खत्म हो गया। के जो लोगों के इश्यूज हैं उस पर तो कोई बोलना ही नहीं चाह रहा है। जी अल्ताफ साहब। अबू हुरैरा साहब, साउथ इंडिया के अंदर
साउथ इंडिया के अंदर जितने भी है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, जहां पे ये 3 अंत के जो फेजेस इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन होने वाले हैं, बीजेपी डेवलपमेंट के नाम पे इलेक्शन नहीं लड़ी। बीजेपी अपना रिपोर्ट कार्ड शो नहीं किया। यहां पे जितने भी रीजनल पार्टीज है, कांग्रेस के साथ अलायंस करके उन्होंने डेवलपमेंट के मुद्दे पे इलेक्शन लड़ाया है। कर्नाटक में 2 फेज के इलेक्शन हुए, कल 23 तारीख को एक इलेक्शन का फेज हुआ है। यहां पे जो कर्नाटक का इलेक्शन हुआ है, बीजेपी को हटाने के लिए 5 साल का जो बीजेपी का शासन था और जितने भी बीजेपी के जो झूठे वादे थे, और कांग्रेस और जेडीएस ने डेवलपमेंट के नाम पे उन्होंने काम किया है। डेवलपमेंट के नाम पे ही इलेक्शन लड़ा है। किसान का ऋण माफ किया गया है। और ये जो छवि है, साउथ इंडिया की छवि जो अब नॉर्थ इंडिया के अंदर जा रही है, इसी वजह से ये तीसरे अंत होने के बाद बीजेपी अपनी रणनीति को बदला के, पोलराइज करके मुसलमान और हिंदू का वोट को डिवाइड करने की कोशिश किया जा रहा है और प्रज्ञा को लेके आके ये डराने की कोशिश कर रहे हैं एक कम्युनल और सेक्युलरिज्म के ऊपर। लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर चल नहीं पाएगी। ये जो डेवलपमेंट के नाम पे राहुल गांधी जी और जितने भी अखिलेश यादव हैं, मायावती जी हैं और जितने भी रीजनल पार्टीज हैं जो सेक्युलर वोट के ऊपर और डेवलपमेंट के नाम पे चल रही हैं, आप देखिए बीजेपी अपने मंसूबे में नाकामयाब होगी। जो अपने नहीं, अब ये तो देखिए 23 तारीख को पता चलेगा। नवीन जी मैं 20 सेकंड से ज्यादा नहीं दूंगा। निगत जी वेट कर रही है, मैं निगत जी के पास जाऊंगा। जी 20 सेकंड से ज्यादा नहीं। नवीन जी 20 सेकंड में रिएक्शन दीजिए बस। मुझे कहना है कर्नाटक मेरी बात साउथ इंडिया का जो इफेक्ट है, जो साउथ इंडिया के अंदर विकास नहीं किया, सफाया हो चुका है, ये इफेक्ट पूरे नॉर्थ के अंदर और कर्नाटक। ठीक है नवीन जी मैं जैदी साहब मैं आ रहा हूं। जैदी साहब अल्ताफ साहब बात हो गई, अल्ताफ साहब आपकी बात हो गई, जैदी साहब मैं आ रहा हूं, पल्लवी शर्मा मैं आ रहा हूं। एक करके बात रख लीजिए, एक करके बात रख लीजिए। नवीन जी जो बात अल्ताफ साहब ने कही, आपने शायद उस पर ध्यान नहीं दिया। अल्ताफ साहब ने कहा कि इस बार साउथ से बीजेपी साफ हो रही है। डेवलपमेंट की उसने बात नहीं की, अपना रिपोर्ट कार्ड उसने नहीं रखा। मैं यही कह रहा हूं कि जी डेवलपमेंट की जहां केंद्र सरकार की जितनी नीति है साउथ के अंदर, चाहे केरल हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, वह या फिर पश्चिम बंगाल भी हो, उसको भी जोड़ लेता हूं मैं। सब में भाजपा की जितनी केंद्र की सरकार जिसको उन्होंने लागू नहीं किया, वहां के लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ भी मनी मिला, तो आप ये बताइए उनकी सरकार है वहां पर, इन्होंने क्यों नहीं दी? वहां के किसानों को पैसा नहीं मिला 6,000 रुपए, तो दोषी ये है, इन्होंने जानकारी नहीं दी। आयुष्मान योजना अगर वहां पर लागू नहीं हुई तो दोषी ये है, इन्होंने उसकी जानकारी नहीं दी। आज ये सब राज्यों के अंदर वहां की जनता ने उनको नकार दिया और उसी नकारा के कारण आज ये पीड़ित है, उसी नकारा उसी परेशान है। अगर भाई वहां पे आप जीत रहे तो परेशान निगत जी हम चुनाव में यही देखते हैं कि जनहित के मुद्दे एक तरह से गायब है, नामदार और कामदार के बीच में चुनाव एक तरह से उलझ कर रह गया। 2019 का चुनाव। माफ कीजिएगा, मुझे आवाज आपकी आ नहीं रही। जैदी भाई की माशाल्लाह खूब बुलंद आवाज है और मेरे बराबर में ही बैठे, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। नहीं, मैं फिर से आपसे सवाल कर लेता हूं कि 2019 का चुनाव नामदार और कामदार के बीच में ही उलझ कर रह गया। जनहित की तो बात ही नहीं हुई, आवाम की तो बात ही नहीं हुई इस चुनाव में। देखिए आवाम की भी बातें हो रही हैं और काम भी हो रहा है। मैं वही कह रही हूं, तब से आप सवाल किसी भी तरह पूछ लीजिए, मेरा जवाब वही रहेगा कि जो काम हुआ है वो आम जनता ने देखा है। अगर आम जनता ने ना देखा होता तो फिर नोटबंदी पर आपने कोई चर्चा नहीं की। नोटबंदी पर बात ये सरकार नहीं कर रही, जीएसटी पर ये सरकार बात नहीं कर रही, उसमें इतनी रोजगार पर ये सरकार बात नहीं कर रही। कहां आवाम की कहां बात हो रही है? अगर आप नोटबंदी से जो परेशान हुए उन पर आप बात नहीं करें। आज ही पी चिदंबरम ने कहा है कि नोटबंदी पर बात होनी चाहिए, जीएसटी पर बात होनी चाहिए, इन इश्यूज पर बात ही नहीं हो रही है। देखिए इन इश्यूज पर बात भी हो रही है और इन इश्यूज से जो फायदे हुए हैं वो भी बात करी जा रही है। आप देखिए, अगर आपने क्योंकि यहां पर बात रखी डिमोनेटाइजेशन की, तो मुझे जवाब देना पड़ेगा इस बात का भी कि 2.5 लाख कंपनियां, फर्जी कंपनियां बंद कर दी गई डिमोनेटाइजेशन के बाद, क्योंकि पता चला उसी के बाद 20,000 से ज्यादा फर्जी एनजीओ बंद कर दिए गए। ठीक है पल्लवी जी, 10 सेकंड में आपको दे रहा हूं, मुझे वाइंड अप करना है, मुझे मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा। कहां से ऐसा काला धन? पल्लवी जी 10 सेकंड इस मुद्दे पे बात
अबू हुरैरा जी मुझे नहीं पता जी, अगर मोदी 10 सेकंड पल्लवी जी, अबू हुरैरा जी मुझे नहीं पता अगर मोदी जी अपनी देश के चुनावी अंदर रैली के बाद गरीबों को आरएसएस की या भाजपा के 1100 करोड़ के कार्यालय में एक निजी मीटिंग करते होंगे जिसमें जीएसटी और नोटबंदी की बात करते होंगे, क्योंकि किसी भी चुनावी रैली में उन्होंने जीएसटी और नोटबंदी का नाम तक नहीं लिया, किसानों का नाम नहीं लिया, महिलाओं का बिल्कुल नाम नहीं ठीक लिया, है, क्योंकि अभी 33% 3 आरक्षण की फेजेस बात हुए और नहीं की। 4 फेजेस अभी भी देश बाकी हैं, में 4 युवाओं मरहले को चुनाव के बेरोजगारी अभी की भी बात बाकी नहीं हैं और ये की। पब्लिक है, सब जानती है, इसे बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है और अभी भी वक्त है कि पब्लिक के जो इश्यूज हैं, जो बुनियादी मसाले, उस पर कम से कम बात की जाए ताकि ये पब्लिक अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन कुमार जी, निगात अब्बास जी, अमीर हैदर जैदी साहब, पल्लवी शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अजीज खान जी और सैयद मोहित अल्ताफ साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।